इनकम मेथड। हाँ जी, हम लोगों ने नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड पढ़ लिए। पहला आपका जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना। इसमें क्या होता था, हमारा फॉर्मूला होता था सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक, मैं डेल्टा लगा रहा हूं, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे, 17 क्वेश्चन जो दिए थे किया था, कंप्लीट हुए। ठीक है, सेल प्लस इससे निकल के आता था हमारा जीडीपीएमपी, है ना। नेक्स्ट है हमारा इनकम मेथड, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है जी, इनकम मेथड क्या क्या चीजें ऐड होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं ऐड होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इनकम मेथड के अंदर देखो जी, पहले तो ये समझेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर इनकम्स। ठीक है, पहले भी बता चुका था चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर पिछले चैप्टर में बताया होगा कि फैक्टर इनकम कौन से होते हैं और ट्रांसफर इनकम कौन से होते हैं। ऐसी कोई भी इनकम अगर आपने कुछ किया है बदले में या कुछ दिया है बदले में और उसके बदले अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो वो फैक्टर इनकम कहलाती है। हाँ, ठीक है ना, मतलब कहने का है जैसे आपने किसी के लिए घर में काम किया जाकर के, उसने आपको पैसे दे दिए। ठीक है, आपने कोई पेन दिया उसको और उसने आपको पैसे दे दिए। अगर कोई वस्तु देते हो और उसके बदले पैसे मिलते हैं तो फिर फैक्टर इनकम कहलाएगा। कोई सेवा देते हो उसको और उसके बदले आपको पैसे मिलते हैं तो फैक्टर इनकम कहलाएगा। बट जो आप अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हो, इसके बदले आप कुछ नहीं देते उनको, ये आपका ट्रांसफर इनकम कहलाता है। समझ में आई बात। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में नहीं कैलकुलेट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को, क्योंकि टॉपिक का नाम ही इनकम मेथड है। तो यहाँ पे इनकम की डेफिनेशन क्लियर हो जानी चाहिए एकदम, समझ में आया। तो इनकम का मतलब क्या है कि ऐसी कोई भी इनकम जिसके बदले आपने कुछ ना कुछ दिया हो तो क्या कहलाती है, फैक्टर इनकम कहलाती है। क्लियर है। ठीक है जी, तो अब इनकम के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड करोगे आप। ठीक है ना, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। इनकम मेथड के अंदर क्या क्या चीजें ऐड करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। क्या, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है जी, अब जरा समझिए कंपनसेशन, ये है हिंदी में कहते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। मतलब कहने कर्मचारियों को जो भी मिल रहा है वो क्या कहलाती है, एक तरीके से सैलरी कहलाती है। ठीक है, तो कर्मचारियों को क्या क्या मिलता है। देखो जी, कर्मचारियों को बहुत सारी चीजें मिलती है। सबसे पहला तो सैलरी मिलती है। तो सैलरी अगर या वेजेस, सैलरी और वेजेस में फर्क होता है, आपको दोनों में आ जाए दोनों इसी में आएगा। ठीक है ना, तो अगर सैलरी आ रहा है तो भी और वेजेस आ रहा है तो भी, दोनों के दोनों कहां आएंगे, आपके कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर आएंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या है, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश बता दिया आपको। पेमेंट इन काइंड, अगर काइंड में पेमेंट हो रही है तो जैसे आप खेत में काम करने के लिए गए, पूरा दिन काम किया, शाम को आपको 2 किलो अनाज दे दिया उसने और आप घर लेके आ गए, वो जो 2 किलो अनाज है वो भी आपका इनकम ही कहलाएगा। इन काइंड है वो, इनकम तो है। समझ में आई बात। ठीक है, आपने किसी का काम कर दिया, कमीशन में उसने आपका काम कर दिया। समझ में आई बात। या फिर आपने उसको आपको उसने कुछ चीज दे दी, कोई वस्तु दे दी, तो पेमेंट तो मिल रही है ना आपको, बदले में कुछ ना कुछ तो मिल रहा है ना। समझ में आई बात। तो इनकम के अंदर इन काइंड भी ऐड हो जाता है। इन काइंड में क्या क्या चीज आ सकती है, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन। मैं कहीं पे जॉब करता था, ठीक है, जो मेरा मालिक था वो मेरे को 20,000 रुपये सैलरी प्लस में एक रूम देता था कि वहां पे आप रह लो, कोई किराया देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कहीं बाहर रहने जाता किराए पे तो मेरे को 6,000 रुपये किराया देना पड़ता। वो 6,000 मेरे बच रहे हैं, ये 6,000 रुपये की वैल्यू यहाँ लगा लूंगा मैं, और लगा करके मैं 6,000 रुपये भी इनकम मानूंगा। मेरी सैलरी कितनी है, 26,000 रुपये। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड, दोनों ही जो है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर आता है। ठीक है, अगला क्या आता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द सोशल सिक्योरिटी। अब ये क्या है, देखो जी, जब आप कहीं पे काम करने जाते हो तो आपका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड किसे कहते हैं, आपके घर वालों को किसी का कटता ही होगा। ठीक है, जैसे जिसकी कोई अगर परमानेंट जॉब है, ठीक है, या कोई रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है तो उनका पीएफ कटता है। ठीक है, और वो पीएफ क्या होता है, एक तरीके से जैसे आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है, और आपके 2,000 रुपये पीएफ के तौर पे कट जा रहे हैं, तो आपको 18,000 रुपये मिल जाएंगे। 2,000 रुपये आपके गवर्नमेंट के किसी बैंक अकाउंट में एक आपका पीएफ अकाउंट खुलेगा, उसमें 2,000 रुपये जमा हो जाएंगे आपके।
ठीक है, और 2,000 रुपये ही आपका एम्प्लॉयर मतलब आपका जो मालिक है वो भी जमा कराएगा। आपके कटे कितने 2,000, जमा कितने हुए 4,000। फायदा होता है हमको इस चीज से, समझ में आई बात। आप जितना पीएफ कटवाओगे उतना ही पीएफ आपका एम्प्लॉयर भी आपके नाम से जमा करेगा। आपके नाम से हर महीने 4,000 रुपये जमा हो रहे हैं, जबकि आप कितने कटवा रहे हो 2,000 रुपये। ठीक है, जब 60 साल की उम्र हो जाएगी आपकी और उस टाइम तक जब पीएफ का पैसा बहुत अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा, आपको एक बार में सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। आप चाहो तो 1 साल 2 साल बाद भी निकलवा सकते हो, बीच बीच में पीएफ के पैसे निकलवाते हैं ना लोग, समझ में आई बात। तो ये क्या है पीएफ। तो आपका जो पैसा कटा वो तो आपकी सैलरी में से ही काउंट हो गया ना, आपको एम्प्लॉयर ने थोड़ी ना दिया, वो तो सैलरी में ऑलरेडी काउंटेड है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, समझ में आई बात। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ें कि क्या लिख रहा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अगर लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर तो इग्नोर कर दीजिएगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन को ही लेना है सिर्फ। नहीं समझे तो ऐसे क्यों समझते हो, समझ में आई बात, ठीक है ना। क्या करना है आपको, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इग्नोर कर देना है और एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन जो है आपको एक्सेप्ट कर लेना है, समझ में, आपको उस क्वेश्चन के अंदर लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगला क्या है पेंशन और रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो पेंशन भी आपका एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय के कंपनसेशन में काउंट किया जाता है। तो एम्प्लॉयर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का जो है 4 एलिमेंट हो गए। पहला हो गया कैश में सैलरी, है ना, दूसरा है काइंड में सैलरी, तीसरा है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, है ना, और चौथा है पेंशन। अच्छा एक बात बताओ, अपना दिमाग लगा के बताओ, कोई विधवा है उसको विधवा पेंशन मिलती है, विडो पेंशन जो मिलती है, ठीक है, काउंट होगी या नहीं होगी। कैसे ट्रांसफर पेमेंट है, प्रूफ करके होता है, फ्री फंड का मिलता है, और जो नौकरी खत्म हो जाने के बाद जो मिलता है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है पेंशन का, वो फ्री फंड का नहीं मिलता। नहीं मतलब जैसे कि नहीं कहीं भी नौकरी करने के लिए 17 साल नौकरी करते हैं ना, तो वो मिलने वाले जैसे उसमें योगदान देते हैं ना, काम कर के बदले मिलता है वो। जो पेंशन जो मिलती है ना आपको, वो पेंशन इस वजह से मिल रही है क्योंकि आपने अपनी 60 साल जो भी आपने 60 साल की उम्र तक जो काम किया है उस काम के बदले मिल रहा है आपको, वो समझ में आई बात। तो इस वजह से वो जो है फैक्टर इनकम कहलाता है। जबकि जो विडो पेंशन जो होता है वो आपको आप नहीं हो कमाने लायक अब, ठीक है, तो इस वजह से आपको गवर्नमेंट वो करिए, वृद्धा पेंशन भी काउंट नहीं होगा, याद रखना ये चीज। जो ओल्ड एज पेंशन होता है ना वो भी काउंट नहीं होता है, ठीक है जी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेंशन ही काउंट होता है, जो नॉर्मल पेंशन जो होता है, जो जॉब वाला पेंशन होता है, ठीक है। तो हमारे 4 पॉइंट इसके अंदर आ गए प्लस। अब प्लस में करेंगे हम लोग क्या, अगला क्या है, अगला है ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कौन कौन कमाता है देश के अंदर कौन कौन कमाता है। पहला परिवार कमाता है, परिवार में कोई व्यक्ति कमा रहा होगा, उस व्यक्ति को 4 तरीके की इनकम हो सकती है, ठीक है ना। उसको सैलरी मिल सकती है, उसको काइंड में मिल सकते हैं, ठीक है, उसको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो सकता है और उसको पेंशन मिल सकती है। 4 में आपका परिवार खत्म, ठीक है ना। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कमाता है। अब प्रोड्यूसर कैसे कैसे पैसे कमाता है देखिए जरा। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर को क्या पैसा मिलता है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या है, ऑपरेटिंग। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले फॉर्मूले का समझना आना जरूरी है, ठीक है ना। वो समझ में आ जाएगा ना तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में बात, इट रेफर्स टू द इनकम ऑफ द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर कोई प्रॉपर्टी है मेरी तो उससे क्या इनकम आ रही है, उससे किस तरह की इनकम आ सकती है, किराया है मेरे पास, किराया आ सकता है ना, ठीक है ना। दूसरा, या तो मेरा बिजनेस होगा तो बिजनेस से किस तरीके की इनकम, तो इसमें 2 तरीके की इनकम है, एक तो प्रॉपर्टी से इनकम और दूसरा बिजनेस से इनकम, दोनों आ जाते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर, ठीक है जी। चलिए तो इसके अंदर पॉइंट कौन कौन से आएंगे जरा देख लेते हैं। सबसे पहले डिविडेंड। अच्छा ये वाला तो हम लोगों ने लिया है ना, रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इसके अंदर आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। रेंट क्या क्या, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट कहां से आता है, ये प्रॉफिट आता है बिजनेस से। तो प्रॉफिट बिजनेस में आता है, इसको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, समझ में आई बात, ठीक है। तो 3 कैटेगरी में क्या क्या, डिविडेंड, क्या क्या, डिविडेंड, है ना, और क्या है,
कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है जी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब इनके बारे में समझ लेते हैं जरा। रेंट तो समझ में आ गया होगा भाई, जो हमारी प्रॉपर्टी उससे रेंट आ रहा है, ठीक है ना। इंटरेस्ट, अगर मैंने कहीं पे पैसा लगाया हुआ, किसी को ब्याज पे पैसा दिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट के अंदर ये 3 एलिमेंट आते हैं। एक चीज और बता देता हूं, कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे रखा है तो आप इन सारे एलिमेंट को लोगे या नहीं लोगे? भाई ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो गए ना, समझ में आई बात। अगर ये दे दिया है तो इनको छोड़ देना, समझ में आई बात। और अगर ये नहीं दिया है तो आप इनको लोगे। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये दे दिया होता है और ये भी दे दिए होते हैं, तो आपने ये ले लेना है। आ गई बात समझ में, ठीक है। सेम इसी तरीके से यहां पर भी अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है तो ये सारा छोड़ दोगे। अगर ये नहीं दिया है, ये दे दिया है, ये दे दिया है और ये दे दिया है, तो इसके अंदर का ये सारा छोड़ दोगे। समझ में आई बात? कॉमन सेंस वाली बात बता रहा हूं कि भाई क्या चीज के अंदर इंक्लूड है, ये तो नॉर्मल चीज है ना। इसमें बढ़ लेते हैं जरा। डिविडेंड के बाद दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहा जाता है, डिविडेंड कहा जाता है। जो तुम लोगों ने कॉमर्स के अंदर पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर, कि जो साल के एंड में जो पैसा बच जाता है उसमें से हम सबसे पहले क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट दे देते हैं। जो हमारा जो क्रेडिटर्स होते हैं या बैंक लोन के इंटरेस्ट देते हैं, डिवेंचर को इंटरेस्ट देते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को पैसा देते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर को पैसा देते हैं। तो जो इक्विटी को जो पैसा दिया जाता है वो पैसा क्या कहलाता है? डिविडेंड के तौर पर। समझ में आई बात? तो ये भी तो मालिकों को किसी ना किसी को दिया ही जा रहा है ना। तो अगर मैंने किसी कंपनी में इक्विटी में पैसे लगाए हुए तो मुझे भी तो पैसा मिल सकता है। और मेरी कंपनी के अंदर जब मैंने खुद में पैसा लगाया हूं तो जो डिविडेंड बांटूंगा तो मुझे भी तो मिलेगा, क्योंकि मैं भी तो मालिक हूं। डिविडेंड सारे इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, और इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं? मालिक होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। अगला है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन प्रॉफिट टैक्स। दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज पेड टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ प्रॉफिट और टैक्स। ऐसा पार्ट जो आपने गवर्नमेंट को टैक्स की फॉर्म में दे दिया। समझ में आई बात? तो वो टैक्स की फॉर्म में कहां से दिया? भीख मांग के? कमा के दिया ना। इनकम तो है ना, तो इनकम में काउंट करो ना इसको भी। समझ में आई बात? ठीक है। ये मैंने कमाया था, कमाई में से ही तो कुछ पैसे काट करके मैंने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया। समझ में आई बात? ठीक है। अगला है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जनरल रिजर्व पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। क्या होता है ये? एक ऐसा रिजर्व को जो पिछले सालों से बचा करके रखा हुआ है पैसा, कि फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेंगे। समझ में आई बात? या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट तो हो गया है, लास्ट में सारे खर्चे पे कर दिए गए, जब पार्टनर्स इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने की बारी आई तो कुछ पैसा अलग निकाल करके रिजर्व में डाल दिया कि ये हम अपने ग्रोथ के लिए रख रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए रख रहे हैं। समझ में? वो भी तो इनकम कहलाएगी आपकी, भले ही आपने इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा ना हो। आई बात समझ में? कॉमर्स वालों को सारे पॉइंट क्लियर होने चाहिए, और यहाँ सारे कॉमर्स वाले बैठे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। ये दो ही चीज मेन है, ठीक है ना। दो मेन होने के बाद तीसरा जो है वो प्लस हो जाता है आपका मिक्स्ड इनकम, ठीक है जी। क्या है? मिक्स्ड इनकम। अब ये मिक्स्ड इनकम के अंदर क्या क्या चीज आती है? वैसा ज्यादातर क्या होगा कि मिक्स्ड इनकम को मिक्स्ड इनकम के तौर पे ही दिया होगा। समझ में आई बात? तो मिक्स्ड इनकम क्या है? रेफर टू द इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन यूजिंग देयर ओन लेबर। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, जो अपना खुद का काम। लैंड एंड कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज। कहां काम करते हो आप? या तो किसी दूसरे के यूजिंग देयर ओन लेबर, अपना खुद का लेबर, मतलब खुद ही लेबर है काम करने में, या फिर अपने खुद की जमीन या खुद का पैसा लगाते हैं। और एंटरप्राइज इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज, दीज इनकम आर अ मिक्सचर ऑफ वेजेस। इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? वेजेस हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। मतलब जो हम लोग ने पहले पढ़ा है ना, वही सारा सारा दोबारा इसमें आ जाएगा। वेजेस पढ़ा था, रेंट पढ़ा था, प्रॉफिट पढ़ा था, समझ में? इंटरेस्ट पढ़ा था, सारे आ गए, ठीक है ना। तो अगर स्पेशली दिया होगा तो इनका दिया होगा, और नहीं दिया होगा स्पेशली तो मिक्स्ड इनकम की फॉर्म में मिक्स्ड इनकम ही दिया होगा। वो समझ में आई बात? क्लियर है? ठीक है। वो जो मैंने जो इंपॉर्टेंट वाला पेज बनवाया था, एक याद है कुछ पिछले जन्म में जो बनवाया था, वहां पे जाकर के लिख दो कि जो आपका जो ये वाला मेथड है इनकम मेथड, उससे निकलता है वो क्या? NDP-FC। फटाफट से लिखते हैं जल्दी से। हाँ, इनकम मेथड के अंदर जो फॉर्मूला हमारा है NDP-FC मिलेगा हमको। क्या मिलेगा? NDP-FC मिलेगा, ठीक है।
अब और हम लोग प्लस करेंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, है ना, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ठीक है, और प्लस करेंगे हम लोग मिक्स्ड इनकम। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे कोई कह देता है कि नेशनल इनकम टफ है। तुम्हें टफ लग रहा है ये फॉर्मूला तुम्हें टफ लग रहा है ये नहीं है? और अभी जो हम लोगों ने मेथड करा वो पहले वाला इनसे कोई पीछे वाला पूछ रहा कौन सा वाला? थोड़ा था हाँ लग रहा था, प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले बहुत आसान है ना। तो अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर चार चीज है, इसके अंदर चार चीज, इसके अंदर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के अंदर 3 चीज, ठीक है, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है ना। इसके अंदर सब कुछ मिक्स्ड इनकम, ठीक है ना। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है।